हेलो एवरीवन। बिहार हिस्ट्री के सीरीज़ में हमने अभी तक 5 वीडियो के थ्रू गुप्ता डायनेस्टी के डिफरेंट रूलर तक कवर कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक गुप्ता एम्पायर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा हम करेंगे। हम गुप्ता डायनेस्टी के आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम उसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता है उसकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्यों ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको प्रीवियस ईयर के। ये देखिए क्वेश्चन है सामने, इसमें लिखा है कि किस गुप्ता रूलर ने अपने एल्डर ब्रदर को मार के ये डायनेस्टी अपने आप को पावर में स्टोर किया था। तो यहाँ पे मदर नहीं, यहाँ पे ब्रदर होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। ये यहाँ पे है किस रूलर ने अपने ब्रदर को मार के खुद को पावर दिया था, ठीक है। दूसरा है किस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये हमने जब रूलर्स की चर्चा कल के क्लास में की थी तो हमने बहुत डिटेल में एक एक रूलर को कवर किया था और उसी से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ईजिली डुएबल है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है किसने मेडिसिन के फील्ड में काम किया था। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में, उसमें से एक थे जो मेडिसिन के फील्ड में काम करते थे, वो थे सुश्रुत, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो एक बार अगर आप एटलीस्ट इस वीडियो के थ्रू भी चले जाएं तो आपके क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाएंगे, ठीक है। किस डायनेस्टी ने मैक्सिमम विलेज ग्रांट करने का ट्रेंड स्टार्ट किया। लैंड रेवेन्यू किस तरह से लिया जाता था, ये 4th पार्ट, 6th पार्ट, 1/8, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ये सब आज हम जो कल बच गया था आज सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन बहुत ईजिली टैकल हो जाएंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात है तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फॉर्म में था जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था, वो डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता था। अभी जो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं यही सेम फॉर्मेट है डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। सेम फॉर्मेट था गुप्ता टाइम में भी। जो स्टेट्स थे ना, जो स्मॉल टेरिटरीज डिवाइडेड थे, उसको भी पावर दी गई थी और उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। जबकि हमने मौर्यंस में पढ़ा था कि वहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी अडॉप्ट की गई थी, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है। और उस डिसेंट्रलाइजेशन के बावजूद भी किंग अपनी अथॉरिटी कायम रखा हुआ था। उसने खुद को डिवाइन राइट्स दिया हुआ था, अपने आप को वो इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए सारे पावर खुद के पास ही रखा था। बाकी उसने स्टेट्स को भी पावर दिया था, ठीक है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, जुडिशियल पावर थे वो फाइनली किंग के अंदर में ही आते थे। फाइन। और जहाँ तक होल टेरिटरी की बात है तो एक पूरी कंट्री होती थी जो होल जितने भी एक्सपेंशन थे उनके वो सारे एरिया को कवर करती थी। उसके बाद जो कंट्री था जिसको देश बोला जाता था उसको फिर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको प्रोविंस और भुक्ति बोला जाता था, जो अभी के स्टेट से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उस स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको विषया बोला जाता था और उसको हेड करते थे विषयपति। और वहीं पे भुक्ति को हेड करने वाले होते थे उपारिका। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उसको भी ग्राम में डिवाइड किया गया था। जो विलेज का कॉन्सेप्ट है ना वो एग्जिस्ट करता था और उसको हेड करने वाले होते थे ग्रामिक, ठीक है। तो एक बार हम मौर्यंस को रिकॉल करें तो वहाँ पे भी 4 फॉर्मेट था। ये देश था, वहाँ पे भुक्ति को चक्र बोला जाता था, बट ये प्रोविंस के लेवल पे डिवीज़न था और उसको चक्र बोला जाता था, जबकि यहाँ पे गुप्तास के टाइम में भुक्ति बोला जाता है। फिर वहाँ पे भी विषय था और विषयपति ही हेड करते थे, जिसको हम वहाँ पे भी देखे थे कि विषयपति ही हेड कर रहा था। और उसके बाद ग्राम का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे था। तो फॉर्मेट सेम था 4 पार्ट में, बस भुक्ति को चक्र के नाम से जाना जाता था,
ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप गुप्ता एम्पायर के टाइम का। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, और इकोनॉमी में हमने मौर्यन टाइम में भी देखा था कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए वो रेवेन्यू था, वो टैक्स कलेक्शन था। और उस टैक्स कलेक्शन में भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर से टैक्स आता था उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मनी रिसीव करता था स्टेट। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखी गई है, जो एग्रीकल्चर टैक्स था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और वही था फॉर्मेट 1/4 to 1/6, जिसमें 1/6 भाग मेनली लिया जाता था। कहीं कहीं पे 1/4 भी देखते थे, बट 1/6 था मेन। और वहाँ पे भी हमने देखा था कि 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस लिया जाता था। टैक्सेशन बिल्कुल याद रखने वाली बात यह है कि एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था, जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है। और ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था, जो कि सेम फॉर्मेट हमने मौर्यंस के टाइम में भी देखा है कि वहाँ पे 1/10 लेते थे ट्रेड या इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर का टैक्स। और यहाँ का मेन पोर्ट था जहाँ से ट्रेड फ्लोरिश होता था वो ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति के अलावा भी बहुत सारे पोर्ट्स थे, बट मेन पोर्ट ताम्रलिप्ति में था, जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन में था। अभी हम साथ में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये देखिए, ईस्टर्न सेक्शन के जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ के पोर्ट हैं ताम्रलिप्ति, घंटासाला और कंदूरा। ये तीनों पोर्ट नाम याद रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन आता है पोर्ट वाले सेक्शन से। ये ईस्टर्न साइड के पोर्ट हैं। और वेस्टर्न साइड जो गुजरात के पास का रीजन है, गुजरात से लेकर के जो केरला का तट है वहाँ तक पोर्ट का एक्सपेंशन था। और यहाँ पे जो पोर्ट है वो भरूच है, चौल है, कल्याण है और कैम्बे है, ठीक है। ये चारों भरूच, चौल, कल्याण और कैम्बे हमें बिल्कुल से याद रखना है। और एक बार हम मौर्यंस को रिकॉल कर लें तो वहाँ का जो मेन पोर्ट था वो भरूच था, ठीक है। और यहाँ वाला में ताम्रलिप्ति था। फाइन। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक सोसाइटी पे आते हैं। तो जो गुप्ता एम्पायर के सोशल ट्रेंड में देखने को मिला है वो ये है कि जो वर्ना सिस्टम है बहुत रिजिड हो गई थी। वर्ना सिस्टम कास्टिज़म के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगी थी, जो और उसमें भी सब क्लास, सब कास्ट डिवाइड हो गए थे। तो हमें देखने को मिला है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा प्रमोट हो चुका था यहाँ आते आते। वैदिक एज से ही ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, जिसमें अर्ली वैदिक में हम सही देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बट लेटर वैदिक के टाइम से ये हमें देखने को मिलता है। और गुप्ता आते आते ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो सब क्लास जो डेवलप हुआ था उसमें कायस्थ की बात की जाती है। फिर अनटचेबिलिटी भी बहुत हार्श फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। जो अनटचेबल्स होते थे उनको गांव के बाहर रहने को बोला जाता था, क्योंकि वो गांव में नहीं रह सकते थे। फिर स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी बहुत ही हार्श फॉर्म में। स्लेवरी हमने मौर्यंस के टाइम में भी देखा था, स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी। बल्कि मौर्यंस के टाइम में स्लेवरी थी, गुप्ताज के टाइम में भी स्लेवरी थी। इसके बावजूद भी जो मेगास्थनीज इंडिका में लिखे हैं कि स्लेवरी मौर्यंस के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये बस मैंने एक रिकॉल करने के पर्पज़ से आपको बता दिया है। बाकी गुप्ता और मौर्य दोनों टाइम में स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। और सती सिस्टम का भी एविडेंस हमें मिलता है, जो ईरान इंस्क्रिप्शन है ना वहाँ से, भानुगुप्त का है ये एमपी में है लोकेशन इसका। यहाँ से हमें सती का एविडेंस भी देखने को मिलता है। तो ये था सोसाइटी का पार्ट, जिसमें हमने देखा बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। और इस वजह से गुप्ता एम्पायर को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि ये किस बेस पे बोला जाता है कि ये गोल्डन एरा था, जब इतने सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। फिर ये गोल्डन एरा कैसे था, यही डिबेट चलता रहता है। बट सोसाइटी के पार्ट में जो भी डिबेट हो, लेकिन जब हम आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में देखते हैं इसको, तो ये नो डाउट गोल्डन एरा था। जो आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट इस टाइम में देखा गया है वो शायद इतना रिवॉल्यूशनरी फॉर्म कल्चर के फील्ड में किसी डायनेस्टी के टाइम में नहीं है। और जब आर्ट वाले सेक्शन पे आते हैं तो ये अनडाउटेडली गोल्डन एरा ही कहा जाएगा,
ठीक है। तो अभी आर्ट एंड कल्चर में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर डेवलप हुए थे। बहुत सारे टेम्पल्स जो नागर स्टाइल के थे वो हमें देखने को मिला है। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जो लक्ष्मण टेम्पल है एमपी का, फिर दशावतार टेम्पल है जो कि यूपी में है, गुप्ता डायनेस्टी का ही क्रिएशन है ये सब। यहाँ पे नागर स्टाइल के टेम्पल्स मिलते थे। आपको पता होगा 3 श्रेणी के होते हैं, नागर, द्रविड़ और वैशार, जिसमें नागर श्रेणी हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, द्रविड़ हमें साउथ इंडिया में मिलता है, और वैशारा दोनों का मिक्सचर है जो कि डेक्कन रीजन में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे केव के कंस्ट्रक्शन हैं वो भी देखने को मिले हैं गुप्ता टाइम में। आपने बहुत ही फेमस अजंता केव्स का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में है ये, सीरीज़ है ये, बहुत सारे केव्स हैं इस छोटे छोटे। और बाघ केव भी है जो कि एमपी में है, वो भी इसी टाइम का क्रिएटिविटी है। ठीक है। तो ये था हमारा गुप्ता एम्पायर का सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल एस्पेक्ट। तो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक जो इंस्क्रिप्शन है डिफरेंट रूलर्स के टाइम का वो देख लेते हैं। तो ये है एक समुद्रगुप्त के टाइम में देखें, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये सबसे ग्रेट रूलर माने जाते हैं। इनके टाइम का है प्रयाग प्रशस्ति, ईरान स्टोन पिलर और नालंदा कॉपर प्लेट। ठीक है। तो ये ईरान स्टोन पिलर जिस पे हमने देखा है सती का एविडेंस भी देखने को मिला है हमें, ये एमपी में है। प्रयाग प्रशस्ति ये यूपी में है, हरिसेन की रचना है इस पे। और नालंदा कॉपर प्लेट ये हमें बिहार में देखने को मिलता है। फिर चंद्रगुप्त II, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इसके लिए महरौली का पिलर है जो कि दिल्ली में है। फिर स्कंदगुप्त की बात जहाँ तक होती है तो हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है, भीतरी पिलर मिलता है जो कि यूपी गाजियाबाद में है। कल बाय मिस्टेक मैंने भीतरी पिलर का लोकेशन शायद दिल्ली बोल दिया था, तो ये दिल्ली में नहीं है, ये यूपी में है, ये याद रखना है। दिल्ली में हमारा महरौली इंस्क्रिप्शन है, तो ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कभी कभी, इसको नोटिस करना है। जो महरौली का है वो चंद्रगुप्त II का है और वो दिल्ली में है, और ये भीतरी पिलर है जो कि यूपी में है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्त का। ये इंदौर स्टोन पिलर भी है जो एमपी में एग्जिस्ट करता है। ये स्कंदगुप्त वही हैं जिन्होंने हुन्स को हराया था। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बुद्धगुप्त का, जो पहाड़पुर कॉपर प्लेट है जो कि अभी के बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है। ये भी बुद्धगुप्त के टाइम का है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा गुप्ता एम्पायर कंप्लीट होता है। और उसके बाद आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाइएगा इस टॉपिक से, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रीवियस ईयर मैंने दिखा दिया आपको किस तरह से पूछा जा रहा है, तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपना व्यू ज़रूर दें इस पे। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उस पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे आप सब लोगों का डाउट एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक्स को कवर करें जो पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू।